Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 1 from Block 4 MPCE 011, that is MAPC second year clinical psychology. Unit 1 is about schizophrenia. इसके बारे में आज हम करेंगे. जैसा कि आपको पता है मैं छोटे वीडियोस बनाती हूँ हर एक यूनिट के, सो दैट आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन हो हर एक टॉपिक के ऊपर. सो आज हम करेंगे कंसेप्ट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, इंसिडेंट्स, कोमॉर्बिडिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट thing in clinical psychology, since schizophrenia is something that is terrible and it is really important to understand each and every concept of this. So today's topic is concept and description of schizophrenia. So let us start with this. जो schizophrenia है वो एक psychotic disorder है. सीवियर माना गया है क्योंकि इंसान बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं होता. इसमें जिसको भी स्किज़ोफ्रेनिया होगा वो कुछ कुछ वॉइसेस हियर कर सकता है, उसको कुछ कुछ वॉइसेस सुनाई देंगी, वो कुछ ऐसी चीज़ें देखेगा जो होती ही नहीं है, रियल में नहीं होंगी, वो देखेगा. देन उसके दिमाग उसको ऐसा लगेगा कि उसके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो दूसरे लोग सुन भी रहे हैं एंड दूसरा कोई कंट्रोल भी कर रहा है, उसको इतना भरोसा होगा. सो ये अगर आप देखें तो लेट टीन्स और अर्ली 20s के टाइम पे मेन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू विमेन. इनमें जो सिम्टम्स देखे गए हैं वो हेलुसिनेशंस के देखे गए हैं. हेलुसिनेशंस भी कई तरह के होते हैं. विजुअल हेलुसिनेशन होता है जिसमें ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो होती नहीं है. ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होते हैं जिसका मतलब है ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं जो होती नहीं है, जो एक्चुअली ऐसी कोई आवाज़ें आई नहीं वो भी सुनाई देती है. देन डिल्यूजन्स होते हैं. डिल्यूजन्स मतलब कि फॉल्स बिलीव्स, ऐसी चीज़ें ऐसा महसूस होता है, ऐसी चीज़ों पे विश्वास करने लगते हैं ये लोग जो एक्चुअली होती नहीं है. लाइक कोई कंस्पायर कर रहा है उनके अगेंस्ट, उनको ऐसा लगता है कोई प्लॉटिंग हो रही है उनके अगेंस्ट. इस तरह के उनके बिलीफ शुरू हो जाते हैं, फॉल्स बिलीव्स आने शुरू हो जाते हैं इनके अंदर, जिसको हम डिल्यूजन कहते हैं. एंड जबकि सच में ऐसा कुछ होता नहीं है. नाउ इंसिडेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया अगर हम देखें तो यूएस पॉपुलेशन में 1 to 1.5% लोग स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार होते हैं. इंडिया में यही काउंट निम्स ने बताया है, इसका अकाउंट 4.5 to 8.7 मिलियन लोग स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार होते हैं. और अगर स्टडी के बारे में बात करें तो बरुआ एट एल 2006 में इन्होंने स्टडी करी थी, तो उन्होंने बताया कि इंडिया की 1% पॉपुलेशन स्किज़ोफ्रेनिया को से सफ़र करती है. नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलती हैं. पहली बात, अभी तक स्किज़ोफ्रेनिया का कोई क्योर नहीं आया है. अभी तक कुछ नहीं पता इसको क्योर कैसे करते हैं, लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है. इसको मेडिसिन लेकर इंसान को नॉर्मल रखा जा सकता है. और पेशेंट्स बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड करते हैं ड्रग थेरेपी का, यानी कि जब उन्हें मेडिसिन दी जाती है तो अच्छे से रेस्पॉन्ड करते हैं पेशेंट्स और रिकवर होने लगते हैं. अगर और बात करें, इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो एक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं और फुलफिलिंग लाइफ जीते हैं. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो ये स्किज़ोफ्रेनिया है उसकी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें बहुत सारे सिम्टम होते हैं. कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम, कॉन्स्टिलेशन मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं. और ये जो सिम्टम्स है बहुत कॉमन होते हैं जो इस डिजीज़ में से एसोसिएटेड होते हैं, इसीलिए इनका नाम, इन सारे कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स को हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं. और ये उनके प्रेजेंस को बताता है कि अगर वो सिम्टम्स है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स आर देयर. और ये इसमें अबनॉर्मल बिहेवियर के अलावा डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस और थॉट डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. अगर थॉट डिसऑर्डर की बात करें कि थॉट डिसऑर्डर का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है इंसान की जो एबिलिटी होती है सोचने की क्लियरली एंड लॉजिकली, वो डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है. और ये नॉन सेंसिकल लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं, डिसकनेक्टेड बात लैंग्वेज में बात करते हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं अनसन, जिसका कोई लेना देना नहीं है. कहीं पे भी कोई भी टॉपिक शुरू कर देंगे, कोई भी किसी भी बात पे इलॉजिकली बात करना शुरू कर देंगे, तो इनको क्लियरली पता ही नहीं होता कि ये बात क्या कर रहे हैं.
ये किसी भी कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई इनका जो कनेक्शन होता है अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी से टूट जाता है। ये दूर हो जाते हैं इन सारे रिश्तेदारों से, दोस्तों से और सोसाइटी से दूर हो जाते हैं। डिल्यूजन सबसे कॉमन होता है स्किज़ोफ्रेनिया में, जिसमें इंसान वो सोचता है जो होता नहीं है। ऐसा लगता है उसको कि कोई कंस्पायर कर रहा है। और ये जो पर्सन जिसको ऐसी चीज़ें होती हैं वो हमेशा पैरानॉइड डिल्यूजन में चला जाता है, यानी कि कोई उसके साथ उसके बारे में कंस्पायर कर रहा है। ब्रॉडकास्टिंग बहुत कॉमन है। उसको ऐसा लगता है कि उसके बारे में सब जगह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और उसको ऐसा डिल्यूजन होने लगता है। ये भी ब्रॉडकास्टिंग इज़ ए काइंड ऑफ डिल्यूजन। अगर आपसे पूछते हैं ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, तो आपको लिखना है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डिल्यूजन, जिसमें इंडिविजुअल जो होता है ये बिलीव करने लगता है कि उसके थॉट्स सुने जा रहे हैं। सब लोग, दूसरे लोग भी उसके थॉट्स के बारे में जान रहे हैं कि वो क्या सोच रहा है। इनफैक्ट टीवी पे आना, ऐसी वाली बातें भी करते हैं ये लोग। हेलुसिनेशंस भी इसमें होता है इनमें, जिसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकता है, विजुअल हेलुसिनेशन हो सकता है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन हो सकता है। और कभी कभी जो वॉइसेस होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया में, वो इंसान सुनता है और उसके वो उस वॉइस के अकॉर्डिंगली एक्शंस भी करता है। सो वो बताता भी है क्या वॉइस में उसको क्या सुनाई दे रहा है। और वो जो वॉइस है वो उसको डेंजर से वार्न करती है, उसको ऐसा महसूस होता है और वो बोलता है कि उसको एक आवाज़ आ रही है और वो उसे वार्न कर रही है डेंजर से, कि उसके साथ कोई खतरा है। और उसको ये वॉइस ये बोल रही है कि तुम अब ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा बोल रही है। तो ऐसा भी उनको लगता है। और कभी कभी ये जो इंडिविजुअल होते हैं बहुत सारी वॉइसेस सुन सकते हैं, और इस तरह से जैसे कि कोई कन्वर्सेशन चल रही है, जैसे बातचीत चल रही होती है, उस तरह से उसको बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। पॉजिटिव सिम्टम के अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम या फिर डेफिसिट सिम्टम्स। ये भी इक्वली सीरियस होता है जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। इसमें नॉर्मल बिहेवियर की एब्सेंस होती है। और निगेटिव सिम्टम्स में आप देखेंगे ब्लंट फ्लैट अफेक्ट होता है, यानी कि या ब्लंटेड अफेक्ट होता है। इसका मतलब ये होता है इमोशनल एक्सप्रेशन मिसिंग होते हैं। ये एपैथी दिखाई देगी आपको, बिल्कुल सेंसिटाइज नहीं होंगे, कोल्ड ब्लडेड से लगेंगे। सोशल विड्रॉल देखने के लिए मिलेगा। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर हम कह सकते हैं जो थॉट प्रोसेस को डिसइंटीग्रेट कर देता है। डिसइंटीग्रेट मतलब थॉट, एक कांस्टेंट थॉट नहीं रहता, उसके थॉट्स बदलते रहते हैं टाइम के साथ साथ। वो कुछ और, कभी कुछ और सोचेगा, कभी कुछ और इमोशनल रेस्पॉन्सिवनेस भी डिसइंटीग्रेटेड होती है, यानी वो सब कभी किस तरह के रिएक्शंस देगा इमोशनली, कभी किसी और तरीके के देगा। सो इनसेंसिटिवनेस बहुत दिखाई देगी इनमें। और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस इसमें देखने के लिए मिलेगा। बिज़ायर डिल्यूजन्स देखने के लिए मिलेगा। पैरानॉइड, जो दूसरों पे शक करते हैं, यकीन नहीं करते, इस तरह की बातें दिखाई देंगी इनमें। डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड थिंकिंग दिखाई देगी। ये इस तरह से कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सोचेंगे इस तरह से। और सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन भी रहेगा और बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि वो अपनी लाइफ में ठीक से चीज़ें सेट नहीं कर पाएंगे ना। ऑनसेट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें कि कब स्टार्ट होता है, ऐसी कोई पर्टिकुलर एज होती है क्या? जो फर्स्ट थिंग इज, लाइफ में किसी भी पॉइंट किसी को भी हो सकता है, फर्स्ट फैक्टर। और ये ज़्यादा कॉमन उन लोगों में होता है जिनके अंदर जेनेटिकल प्री डिस्पोजिशंस है, प्री डिस्पोज्ड है। ये जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड का मतलब होता है फैमिली, खानदान में किसी को हुआ है पहले। तो फर्स्ट जो साइकोटिक एपिसोड आप देखेंगे ये लेट एडोलेसेंस मतलब कि 16, 17, 18, 19 की उम्र और में देखा जाएगा, या फिर अर्ली एडल्टहुड मतलब 21, 22, 23, 24 की उम्र में। इस एज में ये पहला एपिसोड देखने के लिए मिलता है। जो प्रोबेबिलिटी है स्किज़ोफ्रेनिया होने की, ये वो ऑफस्प्रिंग्स जिनके दोनों पेरेंट्स में से किसी को भी नहीं था, उसमें 1% चांस है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया होगा। अगर दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है तो 13% चांस है कि उनके ऑफस्प्रिंग को होगा। और अगर दोनों पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया रहा है तो उनके ऑफस्प्रिंग में 35% चांसेस है कि ऑफस्प्रिंग में उनके होगा।
जो पर्सन है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है, वो ये डिजीज़ इनमें डेवलप होती है बिटवीन 16 to 25 ईयर्स ऑफ एज। जैसे पहले भी हमने लेट एडोलेसेंस एंड अर्ली एडल्टहुड की बात करी। अगर आपको एज याद ना है तो आप वो टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेट एडोलेसेंस एंड अर्ली एडल्टहुड। ये जो डिसऑर्डर है ये इंसान को बहुत अजीब तरीके से बिहेव करवाता है। वो करवाता है ही बोलेंगे, क्योंकि ये डिसऑर्डर है एक तरह का। और ये जो पर्सन है ये खुद स्टिग्मेटाइज्ड हो जाता है कि उसके साथ क्या क्या हो गया, ये मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि समथिंग इज़ नॉट नॉर्मल विद दैट पर्सन। सो ये, लेकिन हाँ एक और बात, स्किज़ोफ्रेनिया को हम स्प्लिट पर्सनैलिटी नहीं बोल सकते, दोनों में फ़र्क है। सो आप स्किज़ोफ्रेनिया को स्प्लिट पर्सनैलिटी से रिप्लेस नहीं कर सकते। स्किज़ोफ्रेनिया का बायोलॉजिकल बेसिस होता है, और ये किसी मतलब ये बैड पेरेंटिंग या पर्सनल वीकनेसेस की वजह से नहीं होती। तो आप ऐसा ना सोचें कि इंसान के अंदर कमज़ोरी होगी इसीलिए इसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गलत बैड पेरेंटिंग की वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होता। तो इसके पीछे कोई और कारण होते हैं जिस वजह से ये स्किज़ोफ्रेनिया होता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया का बायोलॉजिकल बेसिस इसलिए कहा जा रहा है, जैसे कि कैंसर और डायबिटीज़ में होता है बायोलॉजिकल बेसिस, वैसे ही स्किज़ोफ्रेनिया में भी बायोलॉजिकल बेसिस देखने के लिए मिलते हैं। अगेन ये जो लोग, जो अगर मैं मेल्स एंड फीमेल्स में बात करूँ कौन सी एज ग्रुप में कब किस मेल को होगा और कब फीमेल को होगा, तो 16 to 25 ईयर्स ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें मेन ज़्यादा अफेक्ट होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया से एज़ कम्पेयर टू विमेन। और 25 to 30 ईयर्स के एज ग्रुप में विमेन में ज़्यादा इंसिडेंट्स देखने के लिए मिले एज़ कम्पेयर टू मैन। सो ग्लोबल लाइफ टाइम की बात करें ओवरऑल वर्ल्ड में, तो इसमें 0.3 to 0.7% ऐसे केसेस हैं जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया देखने के लिए मिला है। नाउ कमिंग टू न्यूरो कोग्निटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटीज़ जो हो जाती हैं इनमें स्किज़ोफ्रेनिया में, वो क्या क्या हो जाती हैं। तो आप देखेंगे इसको टेस्ट करने के लिए, कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल टेस्ट एंड क्लिनिकल टेस्ट करते हैं। कुछ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो हमने देखे हैं ये बहुत रिलायबल होते हैं, जो डायरेक्ट इंडिकेट करते हैं कि किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है। तो कुछ ऐसे टेस्ट बने हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। और ये बहुत एंड्योरिंग भी फीचर भी माना गया है इसका। इस डिसऑर्डर में जो एक पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं वो सिर्फ इसी में ही होते हैं, इसलिए हम आसानी से पता भी कर सकते हैं। जो रीसेंट एडवांसेस हुए हैं ये 3 कैटेगरीज में हुई हैं, मतलब कि कैरेक्टराइजिंग द प्रिसाइज नेचर ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि स्टडीज़ से हम आसानी से स्किज़ोफ्रेनिया में जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज फॉर ट्रीटमेंट, और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इनको ट्रीट कैसे करना है, किस तरह का कोर्स चलेगा उसका, और उसका बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उसके साथ कैसा रिलेशनशिप रहने वाला है। और न्यूरो कॉग्निटिव अप्रोचेस जो है इसकी हेल्प से हम जेनेटिक रिलेशनशिप भी पता लगा सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया का। मॉर्बिडिटी की बात करें तो मॉर्बिडिटी का मतलब होता है साथ में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होना, कुछ और इलनेसेस का साथ में होना। तो कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया को, पहले हम वो देखेंगे। जेनेटिक फैक्टर, अर्ली एनवायरनमेंट, न्यूरोबायोलॉजी, साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोसेसेस, ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। और कुछ रिक्रिएशनल और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो होते हैं ये भी इनके सिम्टम्स को वर्स कर सकते हैं और इनको और दिक्कतें पहुंचा सकते हैं। तो इन फैक्टर्स पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा। स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो ये एक ग्रीक वर्ड है। स्किज़ेन का मतलब होता है टू स्प्लिट, एंड फ्रेन का मतलब होता है माइंड, यानी कि स्प्लिट माइंड। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब स्प्लिट माइंड नहीं होता। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको हम मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या स्प्लिट पर्सनैलिटी के नाम से भी जानते हैं, ये अलग, लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये और स्किज़ोफ्रेनिया एक ही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
कॉग्निशन के बाद जो कंट्रीब्यूट करता है इनकी क्रॉनिक प्रॉब्लम में वो है बिहेवियर और इमोशंस, इसमें भी इनको प्रॉब्लम आने लगती है। अ, जो कोमोर्बिड कंडीशन है मतलब एडिशनल कंडीशंस हैं जैसे कि मेजर डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर, ये भी स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को हो जाता है स्किज़ोफ्रेनिया के अलावा। तो आप ये ना सोचें कि स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन दोनों सेम है, नो दे आर नॉट सेम। स्किज़ोफ्रेनिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेजर डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर, बट जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है उसको ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं और कभी हो भी जाती हैं। तो लाइफ टाइम अकरेंस अगर देखें सब्सटेंस अब्यूज़ की तो ये ऑलमोस्ट 50% है। सोशल प्रॉब्लम्स जैसे कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, काफ़ी टाइम से इंसान जॉबलेस रहा है, पावर्टी गरीब है, होमलेसनेस उसको घर नहीं है रहने के लिए, ये कॉमन फैक्टर्स है जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम देखें किसी इंसान की इस डिसऑर्डर के साथ तो वो जो भी आम इंसान की लाइफ है एवरेज लाइफ उसमें 15-12 साल आप कम कर लीजिए इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के, जिनको भी स्किज़ोफ्रेनिया होता है। यानी कि अगर एक नॉर्मल इंसान 80 साल की उम्र में जाता है तो उसमें से आप 15 माइनस कर दीजिए, मतलब कि 65 ईयर्स तक की ही उसकी स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन की लाइफ होगी। सो ये हमें ध्यान रखना है, जिसको स्किज़ोफ्रेनिया होता है उसकी लाइफ भी कम हो जाती है। और इनके क्यों कम हो जाती है, क्योंकि एक तो इनका फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है जब स्किज़ोफ्रेनिया होता है। दूसरा इनके हाइयर सुसाइड रेट्स भी होते हैं, ये सुसाइड भी बहुत करते हैं और इसका परसेंटेज है 5%। जो भी कॉग्निटिव फंक्शन जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में देखा गया है वो जनरली इम्पेयर्ड होता है, ठीक से नहीं होता। और जो 3 फंक्शंस जो प्ले करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल इसमें, वो जो पीछे हमने पढ़े थे वो भी इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ टेस्ट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करें, इसमें कुछ टेस्ट हैं जो हम देख सकते हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देना है। इनके टेस्ट हमें सिलेक्टिव अटेंशन, शिफ्टिंग अटेंशन एंड बायसिंग और बायसिंग फॉर एंड एनकोडिंग टारगेट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर हम कर सकते हैं। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, सिलेक्टिव अटेंशन, शिफ्टिंग अटेंशन, ये सब इसको अगर हम टेस्ट करें तो ये श्योर शॉट टेस्ट होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया पता लगाने के लिए। हम जो इन्वेस्टिगेट करते हैं जिन टेस्ट से, तो 3 टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो CPT है, CPT का फुल फॉर्म है कंटिन्यूस परफॉर्मेंस टेस्ट। सेकेंड है कोवर्ट विजुअल ओरिएंटिंग टेस्ट और थर्ड है स्ट्रूप टेस्ट। तो जो क्लासिक टेस्ट होता है सिलेक्टिव अटेंशन का उसको बोलते हैं स्ट्रूप कलर वर्ड टास्क, स्ट्रूप कलर वर्ड टास्क ये। सो इससे हम सिलेक्टिव अटेंशन को चेक कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक वर्ड हमने लिखा और उसको इनकंग्रुएंट कलर से पेंट कर दिया, यानी कि अगर मैंने रेड वर्ड लिखा है और उसको ग्रीन पेंट कर दिया, अब हम उसको इंस्ट्रक्शंस से पूछते हैं कि वर्ड का नाम बताओ या फिर कलर का नाम बताओ, तो वो जो जिसको स्किज़ोफ्रेनिया है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो ढंग से बता नहीं पाएगा। तो इससे पता चलता है सिलेक्टिव अटेंशन होती है इनमें। जो अटेंशनल टास्क चाहिए है इसमें किसी सब्जेक्ट से, उसको ये है कि वो सिलेक्टिवली फोकस कर सके एक ही डायमेंशन में, जो भी स्टिमुलस उसको दी गई है उसके हिसाब से, और बाकी कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन को इन्हें इग्नोर कर सके। सो ये इनअप्रोप्रिएट देखी गई है स्किज़ोफ्रेनिक में। सो इन्होंने ये जो दिखाते हैं ये स्लो तरीके से करना, जो नॉर्मल इंसान है वो क्या करेगा, वो आराम से करेगा, रुक रुक के सोच सोच के करेगा इंक और वर्ड के बारे में, लेकिन ये लोगों में ऐसा नहीं देखा गया है। जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उनमें डिफरेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी टास्क करने में रिएक्शन टाइम भी इनका अलग होगा, एक्यूरेसी में भी फ़र्क होगा, डिसप्रपोर्शनेट डिफ़िकल्टी होगी इनमें लर्नर टेंडेंसी की, मतलब जिस तरह से वो रीड कर रहे हैं वर्ड उसमें भी इनमें कुछ डिफ़िकल्टी दिखाई देगी हमें। और ये ससेप्टिबल होते हैं कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने में, तो उसको वो ढंग से कर नहीं पाते क्योंकि ये कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अप्रोप्रिएटली यूज़ नहीं कर पाते हैं।
सेकंड टेस्ट जो है वो मेमोरी इम्पेयरमेंट का है। मेमोरी इम्पेयरमेंट भी में देखी गई है। ये बहुत स्ट्राइकिंग फीचर होता है न्यूरो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का स्किज़ोफ्रेनिया में। जो पेशेंट होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के उनमें क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटीज़ देखने के लिए मिली है एक पर्टिकुलर स्टेज में, मिनीमोनिक प्रोसेसिंग में। और जो एल वैंग एंड कलीग्स हैं उन्होंने कंडक्ट किया था एनकोडिंग स्टडी। और जब उन्होंने एनकोडिंग स्टडी की थी तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ये बताना था कि लेटर ए किसी वर्ड में प्रेजेंट था कि नहीं। इसको बोलते हैं शैलो लेवल की टेस्टिंग, ऊपर ऊपर से। और दूसरा जो था वो ये था कि उनको डिसीजन लेना था कि वो जो वर्ड रिप्रेजेंट किया गया है वो लिविंग थिंग का है या नहीं है। दैट इज़ डीप लेवल का टेस्टिंग। तो ये दोनों टेस्ट हम कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि उनका कैसे न्यूरो कॉग्निटिव फंक्शनिंग कैसे चल रही है। जो वर्ड्स हैं उनको रिकॉल करना भी मुश्किल होता है इन लोगों को। तो जब इसको एनकोड कर दिया जाता है डीपली तो रिकॉल करना आसान होता है वर्ड को, लेकिन अगर नहीं है, एनकोडेड नहीं है डीपली, तो बहुत मुश्किल होता है। प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स जो हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो पेशेंट की परफॉर्मेंस होती है वो वर्स हो जाएगी जो अगर कंट्रोल के कंपैरिजन में। कंट्रोल मतलब वो लोग जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल लोगों को वो टेस्ट दिया जाए और इनको टेस्ट दिया जाए तो ये लोग थोड़ा गड़बड़ करते हैं। तो हम कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि डीप एनकोडिंग में करने से इनको फ़ायदा होता है। जो नॉर्मल करेंगे वो ये लोग भी कर सकते हैं। हमने एक तो पहला डिफरेंस देखा और दूसरा हमने ये देखा कि डीप एनकोडिंग से स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को फ़ायदा होता है और वैसे वो स्लो एक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो जो इम्पेयरमेंट है, जो भी कॉन्स्टलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स हमने देखे, ये इनकी लाइफ को डिसेबलिंग बना देते हैं और इनमें साइकोसिस भी आने लगता है धीरे धीरे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया, जो थोड़ा सा हटके टॉपिक था अब तक के टॉपिक में से। कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें आपने देखी होंगी जो पहले नहीं देखी हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, जहाँ स्किज़ोफ्रेनिया कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत सीरियसली पढ़ना चाहिए। सो आज का टॉपिक यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सब्सटेंस यूज़ के बारे में बात करेंगे एंड न्यूरो कॉग्निटिव फंक्शनिंग एस्पेक्ट इन स्किज़ोफ्रेनिया, इसके बारे में बात करेंगे। आई होप माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू। इफ़ दे आर सो, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।